नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। उत्तराखंड एक्सप्रेस का आगाज हम इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हम आपको बताएंगे गुरुवार को यानी कि कल के दिन कोरोना का एक नया रिकॉर्ड बना है। विशाल रिकॉर्ड है जिसमें एक ही दिन में सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा मौतों का ये नया रिकॉर्ड बन चुका है। उत्तराखंड में एक दिन में 8,000 से ऊपर या यूं कहें कि 8,517 ये नए मामले जो हैं जिसने पूरे प्रदेश में डर बैठा दिया है। एक ही दिन में 151 मौतें हुई हैं। ये अब तक का सबसे रिकॉर्ड मौतों का आंकड़ा है। देहरादून में भी पहली बार केस 3,000 के पार चले गए हैं। वहीं आपको बताएं कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भी केस 1,000 के पार जा चुके हैं, जबकि 4,548 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस को देखें तो ये आंकड़ा जो है 62,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं आपको बताएं कि उत्तराखंड वन विभाग पर भी अब टूटा है कोरोना का कहर। बीते 4 दिनों में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आशारोड़ी रेंज में 2 डिप्टी रेंजर की कोरोना से मौत हुई है। राजाजी पार्क के एक फॉरेस्टर और एक डिप्टी रेंजर की भी जान गई है। वहीं आपको बताएं कि देहरादून स्थित वन मुख्यालय में कई अधिकारी और कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे मुख्यालय में दहशत का माहौल है। मुख्यालय में बाहरी लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उत्तराखंड में 26 मई की शाम 7 बजे से लगे कर्फ्यू को 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन हालात में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। बावजूद इसके सरकार ने एक बार फिर से कर्फ्यू को ही एक्सटेंड कर दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्फ्यू की ये कोशिश कोरोना चेन तोड़ने में कामयाब हो पाएगी? उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में 10 मई की सुबह 5 बजे तक कंप्लीट कर्फ्यू लगाया गया है। कोटद्वार समेत 8 नगर निगम में भी कर्फ्यू लगा है। पहाड़ी जिलों में भी हालात को देखते हुए जगह जगह कर्फ्यू लगाया गया है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि 9 पहाड़ी जिले संक्रमण की चपेट में हैं और यहाँ संक्रमण 10% से लेकर 27% की रफ्तार से फैल रहा है। और हरिद्वार से हल्द्वानी तक, चंपावत से चक्राता तक जो हाल दिख रहा है, उससे संक्रमण की चेन टूटेगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जिस प्रकार से था उससे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लोग उससे प्रभावित नहीं थे और खुलेआम घूम रहे थे। अब थोड़ा हमने सख्ती की है, निश्चित इसके परिणाम नजर आएंगे। और आवश्यकता पड़ी तो जनता के हित में, लोगों के प्राणों के हित में अगर लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। सरकार के तमाम मंत्री लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार ने लॉकडाउन को लेकर कोई भी फाइनल फैसला नहीं किया। कांग्रेस ने खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि हालात खराब हैं, लेकिन सरकार लॉकडाउन से हिचकिचा रही है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना बहुत बड़े स्तर पर जो है फैलने जा रहा है। कोई टेस्टिंग व्यवस्था नहीं है, कोई दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा विभाग द्वारा जो आवश्यक चीज़ें की जानी चाहिए थी वो कहीं दिखाई नहीं देती है, नदारत है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। साफ है, सरकार ने फिलहाल कर्फ्यू को आगे बढ़ाया है और पूरा राज्य संकट में है। सरकार को लग रहा है कि इस महामारी की रोकथाम में कर्फ्यू कारगर हथियार होगा। अगर ये कर्फ्यू असरदार साबित नहीं होता है तो क्या सरकार 9 मई की शाम में लॉकडाउन पर विचार करेगी? क्योंकि जिस तरह हालात बिगड़ रहे हैं वो इस भीड़ को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि जल्द सुधर पाएंगे और सरकार को कहीं ना कहीं कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और पूरी अपडेट लेते हैं मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट से। समय लाइव हमारे साथ देहरादून से मौजूद है। दीपांकर भट्ट, वाकई में इस स्थिति को देखें तो ये विस्फोटक स्थिति है। हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है, मौतों के आंकड़ों में भी और कोरोना के संक्रमण में लोगों के पॉजिटिव आने में भी। हम क्या मान के चले, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन तो लगाया नहीं, सरकार ने कोविड कर्फ्यू को ही एक्सटेंड किया है। तो क्या कोविड कर्फ्यू जो एक्सटेंड किया गया है ये कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? बिल्कुल 10 तारीख की सुबह 5 बजे तक यानी 9 मई की शाम में सरकार को फैसला करना है कि 10 तारीख के हालात को लेकर उन्हें क्या फैसला लेना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कंचन, फिलहाल अगर आप आंकड़ों को देखें तो 62,000 के आसपास एक्टिव केसेस इस वक्त राज्य में है।
33,000 से ज़्यादा रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, जिनकी रिपोर्ट्स आनी है, और ऐसे ही लगभग 33,000 से ज़्यादा सैंपल्स कल भेजे गए, यानी लगभग 60,000 ज़्यादा सैंपल्स के भी रिपोर्ट आना बाकी है। यानी जितनी टेस्टिंग होगी उतने ज़्यादा केसेस आएंगे, क्योंकि कम्युनिटी में ट्रांसफर है इस समय। बिल्कुल आप जिस फैमिली में उठा लीजिए, आपको कोरोना के कहीं ना कहीं केसेस मिल जाएंगे, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में हो चाहे मैदानी इलाकों में हो, केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरी बड़ी चिंता अब सरकार के लिए ये होने वाली है कि जो डेथ का रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कल की अगर आप बात करें तो देहरादून में तो डेथ हुई है, हल्द्वानी नैनीताल में डेथ हुई है, लेकिन कल श्रीनगर जो गढ़वाल का सेंटर माना जाता है, वहां 11 डेथ बेस हॉस्पिटल में हुई है। यानी कहीं ना कहीं अब जो लोगों को, मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड, आईसीयूज, वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। अगर पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में डेथ का जो टोल अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो डेथ टोल को रोकना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। तो अब दोहरी चुनौतियां हैं, एक तरफ तो केसेस तो सामने आएंगे क्योंकि संक्रमण अब हर जगह संक्रमण है, आप जितनी ज्यादा टेस्टिंग कराएंगे उतने केसेस सामने जरूर आएंगे, लेकिन अब आपके लिए बड़ी चुनौती है कि मौतों के आंकड़ों को कैसे रोका जाए। तो कंचन, कुल मिला के अब सरकार को इस बात पर विचार करना है कि 10 तारीख से उसकी नई रणनीति क्या होने वाली है, क्या प्लान करने वाले, कैसे डेथ के टोल को कम किया जाए, कैसे पॉजिटिविटी को रोका जाए। ये सब कुछ अब सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दीपांकर, आपने एक बात सही बोली कि शायद ही ऐसा कोई घर होगा अछूता जो कोरोना से अछूता होगा, क्योंकि हर घर में कोरोना का पेशेंट पाया जा रहा है। और अगर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जमीन से लेकर आप पहाड़ तक देख रहे हैं, कोरोना का प्रकोप बड़ा हुआ है। हर दिन ज्यादा से ज्यादा संक्रमित लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कमी की बात कर लें, सरकार ने तो अपनी तरफ से कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया, जहां पर रियायत देनी थी वहां पर रियायत भी दे दी गई, लेकिन लोग भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं। ऐसे में सरकार भी सख्ती नहीं दिखा रही है। तो क्योंकि आपकी कुछ हमने रिपोर्ट्स देखी हैं पीछे पीछे, जिसमें देखा गया है कि लोग बिल्कुल भी कर्फ्यू का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। दूसरा, प्रशासन भी उनसे सख्ती से पेश नहीं आ रहा है। तो यहां कमी किस चीज में देखी जा रही है? बिल्कुल कंचन, अगर कल डीजीपी का जो बयान था कि 2.5 लाख चालान हुए हैं पिछले कुछ दिनों में और 3.5 करोड़ रुपए चालान से आया है, यानी कहीं ना कहीं लोग मतलब गैर जरूरी कामों से बाहर निकल रहे हैं, ये बात भी माननी पड़ेगी। यानी पब्लिक भी अभी उस तरह सचेत नहीं है, उतनी रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रही है। दूसरी बात यह कि जिस तरह कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, तमाम लोग आज की तारीख में अगर कोई अपना टेस्ट करवाता है, मान लीजिए 7 तारीख मई को, तो टेस्ट के बाद कई बार रिपोर्ट को आने में 5 से 6 दिन का वक्त लग रहा है। तब तक वो जो भी संभावित संक्रमित मरीज है वो पब्लिक में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक संक्रमण का मेन चेन बना रहा है। और ऐसे में रिपोर्ट की जो देरी है वो कहीं ना कहीं और संक्रमण को बढ़ा रही है। यानी पब्लिक रिस्पांस भी बहुत अच्छा रही है इस वक्त जिस तरह हालात है उत्तराखंड में, और सरकार के लिए भी चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। यानी दोनों तरफ से चैलेंज बहुत बड़े हैं। सरकार कहीं ना कहीं हिचकिचा भी रही है और पब्लिक मानने को भी तैयार नहीं है। चलिए 9 तारीख को तस्वीर साफ होगी कि आगे का क्या होने वाला है। आगे हम कंप्लीट लॉकडाउन होते हुए देखेंगे या फिर एक बार फिर से कर्फ्यू जो है वो एक्सटेंड होगा। बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि उत्तराखंड की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं और इसमें अनिल बलूनी का एक हाथ सामने आया है, जिसमें गुजरात से एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए गए हैं उनकी तरफ से। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने मंगवाए हैं ट्रक और आज देहरादून पहुंचने वाले हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। सांसद निधि से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी खरीदने की बात हो रही है। तो ये हम आपको एक अच्छी अपडेट दे रहे हैं, जिसमें देखिए जिस तरह से बदहाल हालत में उत्तराखंड इस समय पहुंचा हुआ है। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में हर दिन इजाफा हो रहा है। ऐसे में एक ये मदद का हाथ जो काफी कारगर साबित होगा। उत्तराखंड की मदद के लिए आगे आए हैं अनिल बलूनी और उन्होंने देखिए गुजरात से एक ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया है और आज पहुंच जाएगा ये ट्रक। राज्यसभा के सांसद हैं अनिल बलूनी, जिन्होंने सिलेंडर्स मंगवाए हैं एक ट्रक भर के प्रदेशवासियों के लिए। देहरादून आज पहुंचेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर से भरे हुए ये ट्रक। मित्रों, गत दिनों मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी से कोरोना के विषय पर चर्चा के दौरान उन्होंने मरीजों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी आवश्यकता बताई है। तो आपको हम ये ट्वीट दिखा रहे हैं अनिल बलूनी का, जिन्होंने मदद के लिए जो हाथ आगे बढ़ाया है, अपने ट्विटर के माध्यम से इस बात को साझा किया है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होने पर उन्हें निरंतर रिफिल करके अधिकतम रोगियों की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। मैंने निजी संबंधों और अपने मित्रों के सहयोग से एक ट्रक ऑक्सीजन का सिलेंडर की व्यवस्था करवाई है, जो आज पहुंचने वाला है गुजरात से देहरादून। और ट्रक कल कच्छ गुजरात से चल चुका है, जो कि आज
अपने ट्विटर में उन्होंने लिखा है कि कल तक देहरादून पहुंच जाएगा, लेकिन आज ये पहुंचेगा। और इस क्रम में विदेश के कुछ मित्रों ने पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही सांसद निधि से क्रय किए जाने वाले कॉन्सेंट्रेटर्स की शीघ्र ही राज्य सरकार को सौंप दिए जाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आपकी हमारी भागीदारी और सहयोग से हम कोरोना को हरा पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि देहरादून से खबर आ रही है। यूपी के सहारनपुर के देवबंद के विधायक ब्रजेश सिंह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के बाद दावा किया सहारनपुर जिले को रोजाना हरिद्वार BHEL प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। BHEL रोजाना सहारनपुर को 500 बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन की देगा। हम आपको बताएं कि खुद उत्तराखंड की ऑक्सीजन की कमी से ये परेशानी जो बढ़ी हुई है, बीते दिनों अभी रुड़की में 5 कोविड मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते जान गई है। चमोली के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के डायरेक्टर BP सिंह का कोरोना के चलते निधन हो गया है। देहरादून के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती थे BP सिंह। साल 2006 बैच के IFS ऑफिसर थे। उत्तराखंड के 2 बड़े जू देहरादून और नैनीताल को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। हम आपको बताएं कि दोनों जू में बड़ी संख्या में पशु पक्षी हैं। स्टाफ को पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करने का आदेश दिया गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला स्थित हाथी कैंप को भी अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ 6 पालतू हाथी हैं। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के साथ ही 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को भी टूरिस्ट के लिए 15 मई तक के लिए बंद किया गया है। निर्देश जारी किए गए भारत सरकार के, उस क्रम में सारे नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स को और सेंचुरी जितनी हैं उनको 15 मई तक के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अग्रिम जो समीक्षा होगी 15 मई के बाद, उसके बाद ही देखा जाएगा कि इसके बाद क्या किया जाना है। पौड़ी की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताते हैं खबर जहां पर ओवर रेटिंग और जमाखोरी के खिलाफ हमारे द्वारा दिखाई जा रही खबर का लगातार असर हो रहा है। किरकिरी होती देख अब व्यापार सभा भी मुनाफाखोर और जमाखोर व्यापारियों के खिलाफ मैदान में उतर आई है। व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने कहा है कि नगर में लाउडस्पीकर के जरिए उन्होंने मुनाफाखोर व्यापारियों को ऐसा ना करने की चेतावनी दी है। तो एक और जहां पर लोग कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस महामारी की आड़ में कुछ प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल मरीजों से मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। रामनगर की हम बात कर रहे हैं। यहां पर इसको लेकर इन अस्पतालों में प्रशासन ने छापेमारी की। उन्होंने आ रही शिकायतों को लेकर पूरी तरह से जांच की, जिसमें इस मामले में प्रशासन की टीम ने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टाइम पे हर हॉस्पिटल में जा जाके ये देख रहे हैं कि मरीज की पूरी निगरानी, पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ऊपर से गाइडलाइंस में जो इन लोगों को शुल्क दिए गए कि इस शुल्क के हिसाब से इनसे चार्ज किया जाए, और इसमें ये लोग मनमानी तरीके से इन लोगों से बिलों को पैसा लिया जा रहा है। हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा स्तर पे चार्जेस लिए जा रहे हैं और केयर कुछ नहीं दी जा रही है। इसी के कारण गवर्नमेंट के रूल्स एंड दिशा निर्देशन पे ये कार्रवाई की गई और ये फिजिकली वेरीफाई किया गया कि इनको एक्चुअली कितनी बिलिंग की जा रही है। और अब बात करते हैं राज्य की जेलों की, जहां पर बंद कैदियों को कोरोना के दौरान पैरोल पर छोड़ने के मामले में हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कोर्ट ने हाई पावर कमेटी को 2 हफ्ते में बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना टेस्ट के किसी भी कैदी को पैरोल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मामले में 6 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जेल महानिरीक्षक IP अंशुमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। टीडी से खबर, जहां पर बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोविड कर्फ्यू को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। शुक्रवार को दोपहर के 12 बजे तक जरूरी चीजों की दुकानें ही खुली रहने वाली हैं, जिसमें फल, सब्जी, राशन, डेयरी की दुकानें शामिल हैं। 8 मई को पूरी तरह से सभी दुकानें बंद रहेंगी, यानी कि कल। हालांकि इसमें पेट्रोल पंप, रसोई गैस और मेडिकल स्टोर्स को खुला रखा जाएगा। SDM का कहना है कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते हुए मामलों की वजह से ही ये फैसला लिया गया।
निर्देश है उसमें 7 से 9 मई तक जो हैं कुछ शर्तों के साथ जो हैं जो हमारी अति आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि फल और सब्जियों की दुकानें हो गई, दूध वाले हो गए, आपकी राशन की दुकानें हो गई, ये 12 बजे तक खुली रहेंगी। नैनीताल जिला अस्पताल में भी अब कोविड के मरीजों का इलाज किया जाएगा। हालांकि गंभीर मरीजों को हल्द्वानी रेफर किया जाएगा। इसके लिए जिला अस्पताल में 6 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। साथ ही ऑक्सीजन और मॉनिटर की व्यवस्था भी की गई है। कोविड हॉस्पिटल बनाना इसको संभव नहीं है, इसीलिए हमने जो सीरियस पेशेंट्स आते हैं हमारे पास उनके लिए 6 बेड की व्यवस्था करी है। उसमें ऑक्सीजन से लेके मॉनिटर सब कुछ लगाए हैं, वेल इक्विप्ड। यही हम टीआरसी में भी व्यवस्था कर रहे हैं। टीआरसी में भी हमने वेंटिलेशन, ऑक्सीजन और मॉनिटर वगैरह सब कुछ, और डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक, फार्मासिस्ट, इसकी व्यवस्था की है। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर टिहरी से है, जहां के घनसाली क्षेत्र के नेलचामी और पीपलों में बादल फटने की खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है। गांव को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। घनसाली के मुख्य बाजार में बारिश से मलबा आने की खबर है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक गनीमत की बात यह है कि किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। ऐसी कोई खबर नहीं है जानमाल का नुकसान हुआ हो। बारिश और तेज हवा से टिहरी मुख्यालय की बिजली सेवाएं ठप हो गई हैं। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस साल मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ में मौसम के मिजाज में इस बार भयंकर बदलाव हम देख रहे हैं। सर्दियों के सीजन में बारिश और बर्फबारी आधे से भी कम हुई थी, वहीं अब गर्मियों में सर्दियों जैसा मौसम आ गया। हालत यह है कि अब आए दिन जमकर बारिश हो रही है, ओला वृष्टि हो रही है। मौसम चक्र में आए हुए इस बदलाव का खेती के साथ अब बागवानी पर भी सीधा असर पड़ रहा है। आलम यह हो गया है कि गेहूं की फसल जहां पूरी तरह से चौपट हो गई है, तो वहीं फलों की बोर भी ओलावृष्टि की भेंट चढ़ गई है। कि बादल भी फटे हैं, जो कि नुकसानदायक है। और जैसे अगर इस सीजन में हम बारिश देखें, अमूमन तो होती ही है मई में बारिश, लेकिन जहां पर अभी आपकी गेहूं की फसल नहीं कटी है, खेत में खड़ी है, तो ओला उसको नुकसानदायक करेंगे। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार हेडलाइंस के साथ लौटेंगे।